इंडिया यूके के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट जो किया गया था आज से लागू हो गया है और इस ट्रेड एग्रीमेंट को अब तक किए गए सभी ट्रेड एग्रीमेंट के हिसाब से देखें तो ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। एक्सपोर्ट सेक्टर को इससे कैसे फायदा होगा, वही एक्सपोर्ट सेक्टर जो रोजगार देने में सबसे अव्वल रहता है, और यूके से जो सामान यहां पर आएंगे उससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री किस तरह से कम्पीट करेगी और कंज्यूमर को कैसे फायदा होगा। कई सारे सवाल उठ रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ है कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहला सवाल तो यूके के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं इसको हम लोग एक गोल्ड स्टैंडर्ड एफटीए के तौर पर देख रहे हैं, हिस्टोरिक देख रहे हैं। तो किस मायने में हिस्टोरिक, क्योंकि इससे पहले भी कई एफटीए हम लोग कर चुके हैं। 3-4 बातें। ये एक मेजर इकोनॉमी के साथ हमारा एग्रीमेंट है, तो वन ऑफ द बिगेस्ट, दोनों इकोनॉमी मिला के $8 ट्रिलियन है। दूसरा, ये पहला एग्रीमेंट है जहां हम 89% से ज़्यादा टैरिफ लाइन में मार्केट एक्सेस हम लोग दे रहे हैं, और हमें जो मार्केट एक्सेस प्राप्त हो रहा है वो 99% टैरिफ लाइन और करीब 100% हमारा जो ट्रेड है वो जीरो ड्यूटी पर जा रहा है, और एक बड़ी इकोनॉमी में, इसलिए भी ये हिस्टोरिक है। तीसरा ये कि जो यहाँ पर ड्यूटी एग्जम्पशंस हमें मिल रहे हैं, बड़ी कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा ड्यूटीज़ थी इस इकोनॉमी में, और ये ड्यूटी सारी जीरो पर जा रही है। तो एक बहुत बड़ा कदम है हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए। इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ी ड्यूटीज़ थी यूके की इकोनॉमी में, वो भी जीरो पे जा रही, तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है हमारी इंडस्ट्री के लिए। और चौथा, ये ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें हम बहुत सारे पॉलिसी एरियाज़ पे भी पहली बार डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे ट्रेड एंड जेंडर, ट्रेड एंड लेबर, ट्रेड एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इन सब एरियाज़ पे भी हम लोगों ने पहली बार समझौता में पॉलिसी एरियाज़ पे डिस्कशन किया है और कुछ कदम उठाए। इसमें एक चीज़ आपने कहा कि बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के लिए वहाँ पे जीरो ड्यूटी मिलेगा, एक बहुत बड़ा पोटेंशियल होगा। तो इस पर बातचीत तो लंबे समय से चल रही थी, अब ये लागू हो गया है। तो इंडस्ट्री के साथ, इंडियन एक्सपोर्टर के साथ आपकी बातचीत होती रही है क्या कि इस जैसे ही लागू हो तो उसको कैसे मोनेटाइज किया जाए, कैसे उस पोटेंशियल को तुरंत कैप्चर किया जाए? एक तो जब हम लोग एग्रीमेंट को नेगोशिएट करते हैं तो उस समय भी इंडस्ट्री के साथ बातचीत होती है, और इंडस्ट्री की आकांक्षाओं को और देखते हुए ही हम लोग नेगोशिएशंस में आगे बढ़ते हैं। नेगोशिएशंस के दौरान भी इंडस्ट्री की क्या आकांक्षाएं हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, और क्या उनको लगता है टैरिफ और नॉन टैरिफ में हम लोग को एग्रीमेंट के अंदर रिजॉल्व करना चाहिए, उसके लिए हम लोग रेगुलर कंसल्टेशंस करते हैं। और इस एग्रीमेंट के नेगोशिएशंस को हम लोगों ने 2025 अप्रैल में ख़त्म किया था, जुलाई में साइन किया था। उसके बाद पिछले 1 वर्ष से जब हम लीगल स्क्रब और उसके ऑपरेशनलाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, इंडस्ट्री के साथ हमेशा हम लोग कंसल्टेशन में रहे, और उन्हें ये पता है कि इससे क्या लाभ होने वाला है, और उसके लिए वो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री आप देखेंगे कि ऑलरेडी अपने संपर्क, अपनी सप्लाई चेन को फिर से खड़ा करने की या स्ट्रेंथन करने के प्रयास में लगी हुई। इसमें चूंकि आपने कहा कि हम लोग 99% प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट है उस जीरो ड्यूटी पे आ जाएगा, कई लोग ये कह रहे हैं कि पहले से ही 53% एक्सपोर्ट प्रोडक्ट जो है वो जीरो ड्यूटी पे है। तो ऐसे में ऐसा नहीं कि पूरा 99% अभी जा रहा है। तो ये जो 53%, 99 - 53 वाले हैं, इनको कितना बेनिफिट मिलेगा? इसमें कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे? देखिए, टैरिफ लाइन एक चीज़ होता है, ट्रेड एक चीज़ होता है। टैरिफ लाइंस हो सकता है कि 53% टैरिफ लाइंस में यूके में जीरो ड्यूटी हो, पर ये जरूरी नहीं है कि हमारा ट्रेड उन्हीं लाइंस में हो, क्योंकि बहुत बार डेवलप्ड कंट्रीज में जो जीरो ड्यूटीज़ होते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट में होते हैं जो जिसमें स्वाभाविक उनकी स्ट्रेंथ्स होती है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी है। जहाँ उनकी स्ट्रेंथ्स नहीं होती, जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, वहाँ पर ड्यूटीज़ वहाँ भी 10, 12, 17% तक भी रही है। तो वो सारी ड्यूटीज़ अब जीरो जा रही हैं, तो इस तरीके से देश को फ़ायदा मिलेगा। ये केवल मैथमेटिक्स से, नंबर से देखने से हम इसके डेप्थ में नहीं जा पाएंगे, परंतु अगर आप इंडस्ट्री से बात करें तो आपको समझ में आएगा कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर जो हमारा मूल स्ट्रेंथ है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा स्ट्रेंथ है, ऑटो सेक्टर, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर, इन सभी सेक्टर्स को बड़ा अच्छा लाभ इस एग्रीमेंट के मिल रहा है। जो एक्सपोर्टर्स जो प्रोडक्ट वहाँ जा रहे हैं वो तो ठीक है, अपने आप को और ज़्यादा मार्केट एक्सपेंड करेंगे, लेकिन कई सारे नए प्रोडक्ट हैं जिनके लिए मार्केट वहाँ पे ओपन होगा। लेकिन यूके या फिर दूसरे कंट्री जो होते हैं बड़ा ही क्वालिटी सेंसिटिव होती है, क्वालिटी को लेकर बड़ा सतर्क रहते हैं। उसको कैसे इंश्योर करेंगे, उसके लिए कितना कॉम्पिटिटिव हमारे एक्सपोर्टर दिख रहे हैं आपको? एक अच्छी बात है कि यूके के साथ हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड अभी भी अच्छा है। हमारे निर्यात वहाँ 11 से 12 बिलियन डॉलर तक है, जिसका ये आप इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री, हमारी सप्लाई चेन यूके के साथ अच्छी इंटीग्रेटेड है। इंडस्ट्री को यूके मार्केट का अनुभव है, उन्हें उनके बारे में जानकारी है। अब उन्हें
उसके बाद अब एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कहीं 5% ड्यूटी गिर रही है, कहीं 10% गिर रही है, कहीं 15% गिर रही है। तो इस अपॉर्चुनिटी का हमारी इंडस्ट्री जरूर लाभ उठाएगी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी उन्हें और कॉम्पिटिटिव बनाता है और ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी देता है। तो ये एक नया मार्केट नहीं है, बल्कि एक एग्जिस्टिंग मार्केट है जिसमें एक नई संभावनाएं उभर कर सामने आ रही है। चूंकि एक्सपोर्टर्स के अलावा जब ये नेगोशिएशन चल रहा था तो कई सारे घरेलू इंडस्ट्री से भी बातचीत आपने की, क्योंकि वहां से बहुत सारे प्रोडक्ट जीरो ड्यूटी पर आएंगे। तो घरेलू इंडस्ट्री को कैसे प्रोटेक्ट किया गया, खासतौर से ऑटो सेक्टर की बात करें या फिर लीकर सेक्टर की बात करें, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया गया इस एफटीए में? हम लोग जब भी नेगोशिएशन करते तो हम लोग किसी भी उत्पाद के लिए जब मार्केट एक्सेस यहाँ पर खोलते हैं तो हम लोग उसको 4 भाग में बांट कर देखते हैं। एक तो कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसपे या तो हम एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी पे पहुंच चुके हैं, जिसे हमें किसी कंपटीशन से भय नहीं है, या ऐसा क्षेत्र है जहां हमें आयात करना आवश्यक है। वहां पर हम ड्यूटी को जीरो करने में, उसे आयात के लिए खोलने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हमारी कुछ सेंसिटिविटी है, हम आज नहीं कर सकते, हमें 5 साल, 6 साल, 10 साल समय चाहिए। जब हमारी इंडस्ट्री मजबूत हो जाएगी तब हम आयात करने के लिए जीरो ड्यूटी कर सकते हैं। हम इसमें कैलिब्रेटेड ओपनिंग करते हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहां हमें लगता है कि पूर्णतः मार्केट खोल देने से हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिस्क हो सकता है। वहां हम टीआरक्यू मैकेनिज्म्स का भी यूज़ करते हैं, जहां की हमें कोटा देते हैं, जो हमारा इंपोर्ट बास्केट है उसका कुछ हिस्सा ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर देते हैं, ताकि दूसरे पार्टनर कंट्री को भी कुछ लाभ हो पर हमें कोई नुकसान नहीं हो। हमारे इंपोर्ट बास्केट का एक हिस्सा ही उन्हें दिया जाता है। और चौथे, कुछ ऐसे सेक्टर्स जिन्हें ना हम उस लेवल पे मैच्योरिटी पे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हर्ट होने का डर है, हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है या हमारे एग्रीकल्चर के की सेक्टर है, उसे हम एफटीए के बाहर रखते हैं, उसे हम एक्सक्लूजन कैटेगरी में रखते हैं। तो ये चारों दृष्टिकोण से ये कोशिश की जाती है कि हम अपनी सेंसिटिविटी का ध्यान रख के ही मार्केट एक्सेस दें। और इसके अलावा हर एग्रीमेंट में बायलैटरल सेफगार्ड्स की भी व्यवस्था होती है, जिसमें अगर एग्रीमेंट के बाद कोई इंपोर्ट सर जाता है जिससे कि डोमेस्टिक इंजरी होती है मार्केट, तो उसमें बायलैटरल सेफगार्ड्स के अंदर ड्यूटी लगाने की भी व्यवस्था होती है, ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को, क्योंकि किसी भी एग्रीमेंट का स्वभाव कोई एक दूसरे की इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाना नहीं है, परंतु अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ्स को साथ मिलकर और लीवरेज करना है। इसमें एक चीज़ और पूछूं, चूंकि आपने जो 4 कैटेगरी बांटी उसमें से शायद यही वजह है कि ऑटो सेक्टर में आपने 5 साल कोटा दिया, 6 साल के बाद दिया, उसमें फिर सारे 10% ड्यूटी पाएंगे। इतने जल्दी हमारे ऑटो सेक्टर जैसे जहाँ पर लेबर इंटेंसिव सेक्टर है तैयार हो जाएंगे वो लोग यूके के ऑटो से कम्पीट करने के लिए? इसमें 2 चीज़ें आप देखेंगे कि ड्यूटीज़ जो है इन कोटा ही कम की गई है। वो कोटा जो हम लोगों ने संपूर्णतः दिया है वो हमारे मार्केट के 1% से भी कम का है। और ज़्यादातर कोटा जो है हाई एंड गाड़ियों में है, कॉस्टली गाड़ियों में है, जिसमें हमारी कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है। हम उसमें ग्रो करना चाह रहे हैं पर अभी लाजमी स्ट्रेंथ नहीं है। और ये सिर्फ 1%, हमारा मार्केट 40 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती हैं मार्केट में, हमारा कुल कोटा 37,000 गाड़ियों का है। नहीं, लेकिन जो छोटी गाड़ियां उस पर भी हम लोगों ने ड्यूटी रिडक्शन किया है। ड्यूटी रिडक्शन आउट ऑफ कोटा ड्यूटी रिडक्शन होकर 50% तक रहती है, तो एक बड़ी ड्यूटी है और वो हमारे डोमेस्टिक मार्केट के लिए सफिशिएंट है। ऑटो इंडस्ट्री से वार्ता करके ही इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोगों ने, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे ट्रेड एग्रीमेंट का रहा हुआ है सर्विस सेक्टर को लेकर के, तो उसको कैसे आप लोगों ने इंस्टीट्यूशनलाइज किया? इस सर्विस सेक्टर में देखिए, नॉर्मल जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी रिजीम्स होती है या उसको हम लोग बाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे यूके ने जो आज तक का सबसे एक्सपेंसिव कमिटमेंट किया इस एग्रीमेंट में किया है, 137 सब सेक्टर्स में हमें पॉलिसी कमिटमेंट किया है, मोबिलिटी पे भी कमिटमेंट की है, इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर्स पे भी कमिटमेंट की है। और फिर आपने देखा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट भी इसके साथ साथ साइन हुआ, जो कि इसी नेगोशिएशंस का हिस्सा था, जिसमें कि डबल सोशल सिक्योरिटी पेमेंट से अब हमारी इंडस्ट्री, हमारे बच्चे बच पाएंगे। हमारे जो प्रोफेशनल्स है जो जाते हैं 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए काम करने के लिए, उन्हें 20 से 23% तक की अपनी सैलरी को सोशल सिक्योरिटी में देना पड़ता था, वो देने की आवश्यकता नहीं होगी। उस पैसे को वो अपने सोशल सिक्योरिटी अकाउंट इंडिया में जमा कर सकते हैं और वहाँ पर एग्जम्पशन का लाभ ले सकते हैं। एक बहुत बड़ी, आई थिंक बहुत बड़ी जीत है इंडिया के लिए और एक बहुत बड़ी दिशा है हमारे सर्विस सेक्टर को। देखिए, सर्विस सेक्टर में जब भी कुछ एग्रीमेंट होता है तो हर किसी की कुछ जिज्ञासा होती है कि सर्विस सेक्टर ओपन हुआ, इसका मतलब हमारे लिए वहाँ जाकर काम करने के मौके ज़्यादा मिलेंगे। तो क्या कुछ ऐसा कमिटमेंट किया है कि हाँ, एनुअली भारत से इतने लोग आएंगे, उनको वीज़ा ग्रांट करेंगे सर्विस सेक्टर? नए प्रोफेशनल कैटेगरी जैसे सेफ्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, उसमें कमिटमेंट नंबर ऑफ वीज़ास के भी कमिटमेंट है। एक कमिटमेंट है, क्योंकि एक वो शुरुआत होगी, अच्छी शुरुआत होगी। उसके अलावा
सर्विसेज सेक्टर में जो एग्रीमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबिलिटी दर्शाता है, क्योंकि सर अपनी पॉलिसी स्पेस को दोनों कंट्रीज बाइंड करती हैं और लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबिलिटी देती हैं ताकि सर्विस सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज है लॉन्ग टर्म निर्णय ले सकें। इसमें दो सवाल छोटे छोटे आपसे पूछूं। एक सवाल उठ रहा है खासतौर से पब्लिक प्रोक्योरमेंट को लेकर के। इसमें L2 कैटेगरी वालों को हम लोग वहाँ के कंपनियों को अलाउ कर रहे हैं, इससे छोटे मझोले कारोबारियों को नुकसान हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है आलोचकों की तरफ से, कैसे जवाब नहीं, देंगे? इसमें आई थिंक बड़ा कैलिब्रेटेड ओपनिंग अप है। अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में हमारे यहाँ मेजॉरिटी प्रोक्योरमेंट जो है L1 कैटेगरी में होता है। जब L1 कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है तभी वो LT कैटेगरी में आ पाता है, और LT कैटेगरी के उसके समानांतर उसको एक इक्विवेलेंस दिया गया है, पर जरूरत नहीं है कि यूके से जो प्रोडक्ट आए हमारे प्रोडक्ट के साथ वो कम्पीट कर पाए। तो एक तो वो मार्केट छोटा है, लिमिटेड है, एक थ्रेशोल्ड के ऊपर खोला गया है, और तीसरा हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हमारी इंडस्ट्री, हमारे MSMEs भी काफ़ी सशक्त हैं और इम्पॉर्टेंट है और वो भी कम्पीट कर सकते हैं। इसमें कार्बन टैक्स पर कोई बातचीत हुई, लेकिन ये तो हिस्सा है नहीं ये अभी कार्बन टैक्स अभी तक आया नहीं है, इसके बारे में वहाँ चर्चा चल रही है और हम भी उनके साथ संपर्क में हैं, उनसे वार्ता लगातार जारी है। एक आखिरी सवाल, ये ट्रेड एग्रीमेंट बाकी आने वाले दिनों में होने वाले ट्रेड एग्रीमेंट के लिए एक टेम्पलेट के तौर पर रहेगा? नहीं, इसमें काफ़ी कुछ इंडिया ने एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, एज अ एम्बिशन और एस्पिरेशन आगे बढ़े हैं, परंतु हर एग्रीमेंट अपने बैलेंस पे होता है, डिपेंडिंग ऑन दूसरे साइड से हमें क्या मिल रहा है, कितनी बड़ी इकोनॉमी है, कितना बड़ा मार्केट है, क्या लाभ हमारी इंडस्ट्री, हमारे सेक्टर्स के लिए, उसके बिना पर ही उस एग्रीमेंट के अंदर समझौता हो। यूके होने वाले एक्सपोर्ट में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी पिछले कुछ साल में? कुछ टारगेट है, कुछ टाइम फ्रेम में? हम लोग का मानना है कि 2030 तक हम लोग $100 बिलियन तक ट्रेड को ले जाने का प्रयास करेंगे यूके के लिए। यूके। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के। तो ये तो राजेश अग्रवाल साहब, जिन्होंने जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं और जो पूरे सारे जो ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं उन अधिकारियों के मुखिया भी हैं, तो इनको उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा ट्रेड एग्रीमेंट का फल आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।